हेलो दोस्तों, दिस इज सचिन फ्रॉम एडीफ्लिक्स और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड बुक के लास्ट चैप्टर की, दैट इज इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड डेवलपमेंट की आखिरी पार्ट नंबर 4 की। इससे पहले जो तीनों पार्ट हैं वो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। सारी वीडियोस के लिंक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे एडीफ्लिक्स पर। ठीक है जी, तो बात शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स एंड ट्रेंड एंड डेवलपमेंट। ये जो पार्ट 4 है, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया था कि ये एक एक्सटेंशन है, एक डिटेल्ड वीडियो है ऑफ वन ऑफ द डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। और ये जो डिटेल्ड वीडियो है ये है बैकवर्ड क्लासेस को लेके। ठीक है जी, अब समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में बिल्कुल कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है हमारे देश के अंदर। तो भाई हमारे देश में हमेशा से यानी आजाद होने के बाद से हमारे देश में एससी और एसटी के लिए कोटा था, रिजर्वेशन था। रिजर्वेशन कॉलेजेस में, रिजर्वेशन जॉब्स के अंदर, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर कि भाई इतनी परसेंट सीटें एससी और एसटी कैटेगरी को जाएंगी। एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, लेकिन आजादी के कुछ सालों बाद हमारे कुछ नेताओं को फील हुआ कि भी समाज में और भी ऐसे लोग हैं जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं, तो उन्हें भी किसी कोटा सिस्टम में आना चाहिए। ठीक है जी, तो उन लोगों को नाम दिया गया अदर बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, इन्हें बैकवर्ड कास्ट भी कहा जाता था। तो सबसे पहले इन लोगों के लिए किसी सरकार ने क्या किया, तो भाई जनता पार्टी की जो सरकार थी, जो इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के बाद हरा के आई थी, इसमें जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। उन्होंने सबसे पहले इस इशू पे काम किया। जो जनता पार्टी थी उसके अंदर भारतीय क्रांति दल भी था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी भी थी, जिनका जो मेन सेक्शन है जो उन्हें सपोर्ट करता है वो ओबीसी का था। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। तो हुआ क्या, ये है मंडल, मंडल इंप्लीमेंटेड। अब ये मंडल क्या है, मंडल बहुत सुना होगा आपने, जब भी आप इंडियन पॉलिटिक्स को देखेंगे कई सारे डिबेट्स में बात होती है मंडल कमंडल की, है ना। तो ये क्या है, मंडल क्या है ये, है ना, समझते हैं इसे। जब देश के अंदर नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी, नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट कब बनी हमारे देश में, हमारे देश में नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी आफ्टर द डिफीट ऑफ कांग्रेस इन 1989। तो हमारे देश में बनी नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट। ठीक है जी, इन्होंने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को फॉलो किया। अब आप कहोगे सर मंडल कमीशन क्या है, ये तो बताओ पहले। तो भाई जो पुरानी, अभी याद है हमने जनता पार्टी की बात की, जनता पार्टी ने कमीशन को बिठाया, कुछ लोगों को बिठाया, ठीक है, सीनियर मोस्ट लोग थे, उन्हें बिठाया और कहा कि भाई पता करो कि हमारे देश में ओबीसी रिजर्वेशन की जरूरत है भी या नहीं है, और है तो कितनी है ये बताओ। ठीक है, तो इसके जो हेड थे उनका नाम था बीपी मंडल। क्या नाम था उनका, बीपी मंडल। ये भाई साहब की फोटो है। ठीक है जी, तो बीपी मंडल साहब जो थे उन्हें एक काम सौंपा गया और उनके साथ पूरी टीम थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि भाई कुछ लोग हैं जो एजुकेशनली और फाइनेंशियली बैकवर्ड हैं, सोशली बैकवर्ड हैं, और उन्हें नाम दिया इन्होंने ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। और उन्होंने कहा कि इन्हें 27% रिजर्वेशन दे दो। 27, इतनी तो एससी और एसटी को मिला के भी नहीं है। तो अगर 27 को हम जोड़ देंगे उनके साथ तो हमारे देश में रिजर्वेशन पता कितनी हो जाएगी, 49.5। अब जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है वो सोच रहा है यार इनको तो जॉब फ्री में मिल गई, मतलब कम नंबर लाके भी मिल गई, और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं मुझे जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, अभी इस इशू के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो यहां पर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए उन्होंने कमीशन ने बना दिया, लेकिन तब तक जनता गवर्नमेंट जा चुकी थी। ठीक है ना, तो और बाकी कांग्रेस वगैरह आई तो उन्होंने इस कमीशन को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उन्होंने साइड कर दिया। बाद में नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनती है जो इसी मुद्दे पे बनती है कि भाई हम आएंगे तो मंडल कमीशन ने जो कहा था उसे लागू करेंगे, उसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये लोग आए। सरकार में प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, सरकार में प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी सिंह। सरकार में प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, वीपी सिंह बनते हैं। और वीपी सिंह जो होते हैं मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, ये है वीपी सिंह। ठीक है ना, अभी इनके बारे में बातचीत करेंगे, मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं तो जरा दोबारा से मुद्दे पे आते हैं। ठीक है जी, तो ये जो टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं 90s की, सारा टाइम पीरियड ऐसा था जब इस पॉलिटिक्स को मोबिलाइज किया गया। कौन सी पॉलिटिक्स को, ओबीसी की पॉलिटिक्स को मोबिलाइज किया गया। जो ओबीसी के लोग हैं उनके बारे में बातचीत चलनी शुरू हुई। तो मंडल कमीशन जो था, ठीक है, उसमें वीपी मंडल थे, जिनका बीपी मंडल थे, जिनका नाम मैंने आपको अभी दिखाया। तो जनता गवर्नमेंट ने इसे बनाया था कब, 1977 से 79 में इनकी सरकार थी, तब इन्होंने इस कमीशन को अपॉइंट किया और कहा कि भाई बताइए
अब इसमें एक पर्सन है जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर, यहां पर आप फोटो देख सकते हैं कर्पूरी ठाकुर के। ये बिहार के चीफ मिनिस्टर थे और इनका मानना था कि भाई ओबीसीज को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, और उन्होंने बिहार में ओबीसीज के लिए एक तरह की पॉलिसी भी लाई हुई थी रिजर्वेशन के अंदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमीशन को अपॉइंट करती है कब, 1978 के अंदर, कि भाई चेक करो कि बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन क्या है और उसे इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो इस कमीशन को नाम दिया गया सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। क्यों दिया, क्योंकि इससे पहले भी एक बार बैकवर्ड क्लास कमीशन को बिठाया गया था, बट अब ये दूसरी बार बिठाया गया तो इसका नाम रखा गया सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन या फिर मंडल कमीशन। क्यों, क्योंकि इसके जो हेड थे उनका नाम था बीपी मंडल, जिनकी फोटो मैंने आपको पीछे दिखाई, यानी कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ओके जी। कमीशन का पर्पस क्या था, कमीशन का पर्पस यह था कि वो इन्वेस्टिगेट करे अच्छे से कि कौन हमारे देश में एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है, ठीक है, और कैसे उन्हें सुधार हम कर सकते हैं। तो इस कमीशन ने 2 साल बाद अपनी रिकमेंडेशन दी 1980 में, 2 साल लग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और तब तक जो जनता गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी के पीएम कौन थे, मोरारजी देसाई, ये रही फोटो उनकी, ये भाई साहब जा चुके थे, यानी इन द सेंस कि सरकार गिर गई थी, कांग्रेस आ गई थी दोबारा पावर में, कांग्रेस ने कुछ खास किया नहीं। अब क्या होता है, साल 1989 आता है, 10 साल बीत चुके, ठीक है। 89 के अंदर ये है भाई साहब वीपी सिंह, ठीक है जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जो हैं वो कहते हैं कि भाई आई सी बात पे होते हैं कि हम आएंगे तो मंडल कमीशन को लागू करेंगे। वीपी सिंह इस कमीशन की रिकमेंडेशन को मान लेते हैं और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने पे एग्री कर जाते हैं। देश में सन्नाटा, ठीक है जी। अब क्या होता है देखिए, तो इनकी जो सरकार होती है उसका नाम होता है नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, ठीक है। ये अगस्त 1990 में डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमें इंप्लीमेंट करनी है ओबीसीज की रिजर्वेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में और कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। जगह जगह पर एगिटेशन होने लगता है, वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगते हैं, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं, और जो भी लोग मंडल के खिलाफ होते हैं, जैसे मंडल कमीशन के खिलाफ होते हैं, वो लोग भी प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं कि भाई हमारे बच्चे कहां जाएंगे, उनको सीट नहीं मिलेगी, इन लोगों को सीट आप फ्री में बांट रहे हो, इस तरह की बातें होने लगती हैं। आप इस मुद्दे को डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो एक मूवी है आरक्षण, अमिताभ बच्चन की मूवी है, और उसमें सैफ अली खान भी है, दीपिका पादुकोण भी है, तो आप लोग चाहें तो उस मूवी को देख सकते हैं, बड़ी अच्छी मूवी है। उसके बाद अगर आपके मन में है कि भाई इन लोगों को रिजर्वेशन क्यों मिलनी चाहिए, तो आप समझ जाएंगे कि क्यों मिलनी चाहिए और क्यों सरकारों ने दी रिजर्वेशन, ठीक है। तो सरकार दे देती है रिजर्वेशन, उसके बाद क्या होता है, जगह जगह पर दंगे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चा अपने आप को जला रहा है पेट्रोल डाल के, इसके अलावा जगह जगह पर दंगे होने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोई एक पर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट में केस डाल देता है, और उसमें सबसे जो बड़ा नाम है वो है इंदिरा साहनी का। इसको इंदिरा साहनी केस भी कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई जो सरकार का डिसीजन है हम उसे मानते हैं, और सरकार के डिसीजन को ओके कर देता है सुप्रीम कोर्ट। अब तो कोई कुछ कर नहीं सकता, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि सब ठीक है तो फिर ठीक है। तो जितने भी एगिटेशन हो रहे थे उन सबको संभालने की कोशिश की जाती है ताकि देश आगे बढ़ सके। अब यहां पर होता क्या है देखिए, ये जो ओबीसीज को इकट्ठा किया गया ये ऐसे ही नहीं हो गया। आपको क्या लग रहा है ये जो इतनी बड़ी रिजर्वेशन पॉलिसी है सरकार ऐसे ही लिए? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम चल रहा था, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल आंदोलन चल रहा था जिसने इसे एक्टिवेट किया, जो सरकारों तक पहुंचा और सरकारों को मजबूर किया कि रिजर्वेशन दो। तो ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो ओबीसी के लिए पहले से ही काम कर रही थी। इनमें से एक का नाम था जो 1978 में बनी, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन, बामसेफ, ठीक है जी। ये बनी थी, ये भी ओबीसी के लिए ही बनी थी, और ज्यादातर जो इनकी पॉलिटिक्स थी वो पूरी तरह से बहुजन के आसपास थी। अब आप कहोगे सर बहुजन क्या है, तो बहुजन का मतलब है एससी, एसटी, ओबीसी और हमारे देश की माइनॉरिटी, जो टोटल मिला के हमारे देश का 80% पॉपुलेशन है, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी को साइड में कर दो। अब इन लोग जब सिंपल से इतने सारे लोग एक पार्टी को वोट करेंगे तो पार्टी तो पावरफुल होगी ना। तो ऐसी ही एक और पार्टी आई जिसका नाम था दलित समाज शोषित संघर्ष समिति, जिसको शॉर्ट में बोलते थे DS4। क्या बोलते थे? DS4। तो DS4 का बड़ा नाम आया। DS4 के जो नेता थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था कांशीराम। क्या नाम था उनका?
कांशीराम नाम था, और कांशीराम ने यूपी के अंदर भाई साहब भोकाल मचा दिया। उन्होंने सारे लोगों को इकट्ठा किया, बड़े मूवमेंट चलाए, ओबीसी को कंसोलिडेट किया, और बाद में इसका नाम चेंज करके पार्टी का नाम रखा गया बहुजन समाज पार्टी, जो आज भी जिंदा है और हमारे देश की एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्टी है, जिसकी जो प्रेसिडेंट हैं वो है मायावती जी, जो यूपी में कई बार सीएम भी रह चुकी हैं, चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। अब सिंपल सी बात है भाई, जब इतने लोग सपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्हें 1989 में सफलता मिली, 1991 में सफलता मिली यूपी के अंदर, और आज पूरे देश में ये एक नेशनल पार्टी है। हर जगह से कुछ कुछ सीटें जीतती है, पंजाब में, यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में, इवन दिल्ली में भी। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज बन रही थी जिन्हें एक पर्टिकुलर जो समूह है वो सपोर्ट कर रहा था, और पर्टिकुलर समूह ऐसा जो अभी तक सरकार के नक्शे पे नहीं आया था, जिसे आना था रिजर्वेशन के थ्रू। ये सिंबल है बीएसपी का, हाथी सिंबल है, आप लोग जानते होंगे, यूपी में जो लोग रहते हैं वो लोग अच्छे से परिचित होंगे इस पार्टी से। ये है मायावती जी, और इन्हें बहन जी भी कहा जाता है यूपी के अंदर, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। तो इन सब लोगों ने मिलकर किस तरह की पॉलिटिक्स तैयार की जिसके जरिए सरकार पे दबाव डाला जा सके कि रिजर्वेशन को लागू किया जाए, और हमारे देश का एक जो बड़ा चंक है उसे रिजर्वेशन पॉलिसी से फायदा मिले, और वो लोग भी जनरल कैटेगरी के साथ कदम से कदम मिला के आगे चल सके। तो अभी फिलहाल हमारे देश में 49.5% रिजर्वेशन है, अभी 10% ईडब्ल्यूएस का और आ गया है, तो टोटल 50.5 हो गया है। ठीक है ना, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जरूरी भी था, बहुत टाइम से डिमांड चल रही थी कि भाई जो वीकर सेक्शन है जनरल कैटेगरी के अंदर भी, उसको भी सपोर्ट मिलना चाहिए। तो इसी तरह से कई लोग तो और ज्यादा रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं। ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन सिर्फ इंडिया में ही है, इवन अमेरिका में भी रिजर्वेशन है, जिसे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे देशों में अलग अलग तरह से रिजर्वेशन होता है, सिर्फ ये इंडिया में नहीं है। हाँ, कास्ट बेस्ड इंडिया में ही है। क्यों? क्योंकि इंडिया कास्ट के हिसाब से चलती है, हमारी जो सोसाइटी है वो कास्ट के बेस पे ही बनी है, और जो इसके समर्थक हैं वो लोग कहते हैं कि जब इतने सालों से कास्ट के नाम पर ही एक पर्सन दूसरे पर्सन को दबा रहा था, तो क्यों ना कास्ट के नाम पे ही आज रिजर्वेशन दी जाए। ठीक है जी, तो ये है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। ये हमारी 4th वीडियो जो है खत्म होती है यहाँ पर। आपके कोई भी डाउट्स हो किसी भी तरह के तो मेरे से जरूर कंसल्ट करें। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरी फेसबुक और टेलीग्राम की आईडीज भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप लोग वहां भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को करें लाइक। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।